नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दंगल में आज हम चर्चा करेंगे बंगाल पर, जहां पर चुनाव है, जहां पर बवाल है, जहां बंगाल में ये सब कुछ है और इस समय इन दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा ही हो चुका है। विशेषकर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ और भी आक्रामक हो चुकी हैं। जब बीजेपी ने ममता की गार्ड के लिए अपनी ही पार्टी की महिला सदस्यों को बंगाल की बेटियों के तौर पर पेश किया, तो टीएमसी ने ममता को भी बंगाल की बेटी कहा। एक नया मामला आया उत्तर 24 परगना से, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ताओं को खून से लिखा हुआ धमकी भरा पत्र मिला। तो वहीं एक और बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की मां के साथ मारपीट की गई। आरोपी टीएमसी पर सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है। आज ही के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा की और नारा दिया है, 2 मई दीदी गई। तो बंगाल पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता टीएमसी जितेंद्र तिवारी जी और संघ के जानकार संगीत रागी जी, प्रोफेसर संगीत रागी। आप सभी का स्वागत। बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक झड़पों का दौर शुरू हुआ और यह अब और काफी तेज हो गया। टीएमसी के लिए सत्ता बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती और लड़ाई है, तो बीजेपी के लिए अपनी साख की ये जंग है। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से इन्हीं मुद्दों पर हमारे सहयोगी रोहित ने भी बात की है। पहले कैलाश विजयवर्गीय की यह बातचीत सुन लीजिए। आपका भी मैं स्वागत कर रहा हूं और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, हाउस द जोश, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है सारी वहां बीजेपी की। एकदम जबरदस्त तूफान पर है जोश, और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में बिल्कुल आत्मविश्वास भी बढ़ गया और जनता ने भी तय कर लिया है कि अब ममता जी को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। बंगाल की भाषा में बोलते हैं ममता जासी और मोदी जी आसी। तो ये एक नया स्लोगन चालू हो गया कि ममता जा रही है और मोदी जी आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि यहां भी मोदी जी के नाम पर आप ला रहे हैं, कम से कम एक आदमी दे देते सामने कि ये आएगा ममता जाएंगी। तो देखिए, मोदी जी आज की तारीख में वो शख्सियत हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लीड नहीं करते हैं, सिर्फ सारे देश को लीड करते हैं। और बंगाल में कहीं ना कहीं मोदी जी की योजनाएं नहीं पहुंच रही है, उसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश है। और इसलिए लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार का प्रभाव बंगाल के अंदर हो और इसलिए मोदी जी का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, ऐसे लोगों ने ठान लिया है। विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कैलाश जी कि आप जब बंगाल में आकर कह रहे हैं कि विकास युक्त बंगाल, रोजगार युक्त बंगाल बनाएंगे, तो बता दीजिए बिहार में चुनाव जीतने के बाद आपने कितना रोजगार दे दिया है, या बाकी राज्यों में रोजगार की क्या स्थिति है जहां आपकी सरकारें? देखिए, मैं बहुत दावे से कह सकता हूं इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आता था, आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मध्य प्रदेश जहाँ पर हम लोग हैं, अब देखिए मध्य प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आया है। तो जिन राज्यों के अंदर सरकारों ने पहल की है, यहाँ पर निश्चित रूप से काम हुआ है। और मैं कह सकता हूँ दावे से कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है अन्य राज्यों की तुलना में। और क्योंकि लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा है, सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है, पारदर्शी सरकार चल रही है, इसलिए उन राज्यों की यदि तुलना में हम बंगाल को देखेंगे तो बंगाल बहुत पीछे है। पेट्रोल, गैस, डीजल, इनके जो दाम बढ़े, इसका नुकसान नहीं होगा आपको? लोग जानते हैं, देखिए पेट्रोल डीजल इसके भाव का ये केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव होते हैं उसके कारण होता है। लोग इस बात को समझते हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल जो लोग उपयोग करते हैं वो इस बात को समझते हैं और इसलिए इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कैलाश जी, लोग ये भी समझते हैं जब जब चुनाव आता है दाम बढ़ने बंद हो जाते हैं, और कई कई दिन तक जब तक चुनाव का माहौल रहता है, वोट पड़ नहीं जाते, तब तक दाम बढ़ते नहीं हैं।
तो ये कहना कि कंपनियों के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है, लोगों को अब समझ में आने लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं और सरकार का कितना नियंत्रण है वो भी समझते हैं और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव अभी हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम जनता के बीच में अभी मैं एक 2-3 मीटिंग करके आया हूँ। एयरपोर्ट से सीधा गया, मीटिंग की और कार्यकर्ताओं से मिला, फिर वहाँ से करके आया हूँ। ऐसा कोई हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं, आपको भले अंदाज लग रहा हो तो दिल्ली में बैठकर, और बंगाल में इसका कोई प्रभाव नहीं। नहीं, हम बंगाल में भी अपने रिपोर्टर से अंदाज ले रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं उससे भी अंदाज ले रहे हैं, और इसीलिए मैं आपसे ये चीज़ बार बार जोर देकर पूछ रहा हूं कि दिल्ली में अगर किसान आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं घेर कर 3 जगह से राजधानी को, क्या वो मैसेज बंगाल तक नहीं जाएगा? तब जबकि राकेश टिकैत जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं यहाँ से, वो कह रहे हैं हम बंगाल भी जाएंगे, जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां जाके लोगों को बताएंगे कि सरकार नहीं सुन रही किसान की। देखिए, राकेश टिकैत से ज्यादा प्रभावशाली यहाँ पर मैं समझता हूँ ममता जी है। ममता जी ने बहुत कोशिश की किसान आंदोलन यहाँ पर हुआ ही नहीं किसानों का आंदोलन यहाँ पर। तो बंगाल में कृषि बिल के समर्थन में है किसान। आप विश्वास करेंगे, हमने छोटी बड़ी 4,500 मीटिंग की है किसानों के बीच में जाकर, और किसानों ने इसका समर्थन किया है। और इसलिए बंगाल में कहाँ आपको कहीं असर दिखाई दे रहा है इतना लंबा, और इसलिए किसान कृषि बिल के समर्थन में है बंगाल। जब छात्र तैयारी करता है इम्तिहान की और डेटशीट आती है तो उसको एक सुकून महसूस होता है कि चलिए अब आखिरी दौर पर हूं बिल्कुल मैं। क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी उस सुकून में दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा सवाल उठा दिया कि 8 चरणों में चुनाव क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि बीजेपी चाहती थी। नहीं, पिछली बार भी 7 चरणों में। और मैं समझता हूं कि ममता जी के पुराने बयान आप देख लीजिए, उन्होंने एक बार नहीं 4-4 पत्र लिखे हैं चुनाव आयोग को जब सीपीएम की सरकार थी, कि जब तक सेंट्रल फोर्स नहीं आएगा तब तक यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, जब तक विभिन्न चरणों में नहीं होंगे, जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। वही ममता जी किस प्रकार यू टर्न लेती है मुझे समझ में नहीं आता। और इसलिए वही ममता जी जो कहती थी घुसपैठियों के कारण उन्होंने पार्लियामेंट में पेपर फाड़ के, उस समय लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठे थे मिस्टर अटवाल जी, उनके ऊपर फेंक दिए थे और इस्तीफा देने की घोषणा करती थी। वही ममता जी जब मुख्यमंत्री बनती है तो उन घुसपैठियों को प्रवेश देती है। तो ये दोहरा चरित्र जनता समझ रही है, और मैं नहीं समझता कि इसका कोई असर होगा। और मैं चुनाव आयोग को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग से सिर्फ हम नहीं, अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग भी मिले थे, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग भी मिले थे, जिन्होंने कहा था कि बंगाल में सिर्फ चुनाव हो जाए, निर्भीक होकर लोग मतदान कर सके, इस चुनौती को आप स्वीकार करिए। उन्होंने हमें इंश्योर किया कि हम निश्चित रूप से हम चुनाव निर्भीकता से लोग मतदान कर सके, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। इसीलिए उन्होंने 8 चरणों में चुनाव किया, क्योंकि आखिर सेंट्रल फोर्स आएगा, उसका डिप्लॉयमेंट भी होता है, तो इतना समय तो लगेगा ही। आपके ऊपर ममता बनर्जी की पार्टी का सीधा आरोप यह है कि आप सांप्रदायिकरण कर देना चाहते हैं, ध्रुवीकरण कर देना चाहते हैं, इसलिए आप हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाते हैं, जमीन के जो असली मुद्दे हैं आम जनता की जरूरत के, उनसे भागते हैं। क्या वाकई ऐसा है? आप केवल जय श्री राम, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये तो इश्यू ममता जी ने दिए, हमने तो कभी ये इश्यू उठाया ही नहीं। उन्होंने दुर्गा विसर्जन का विरोध किया, लोग सड़क पर आए, हाईकोर्ट गए, उसके बाद हमने भी कहा कि भाई ये तो गलत है। पश्चिम बंगाल के अंदर जब बच्चों को स्कूल के अंदर सरस्वती पूजन नहीं करने दिया गया, वहां पर लाठीचार्ज कर दिया, लोगों में आक्रोश हुआ। विपक्ष में रहने के बाद कम से कम जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो हम उठाएंगे। हम तो शुरू से माफिया राज है बंगाल के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी है वहां पर, उसकी बात कर रहे हैं, उद्योग यहाँ पर एक भी नहीं लगा, उसकी हम बात कर रहे हैं, किसानों को उनका उत्पादन का वाजिब मूल्य नहीं मिलता, हम उसकी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी बंगाल के अंदर बढ़ती ही जा रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमने तो हमेशा ये मुद्दे उठाए, पर ये मुद्दे जब आए, जब ममता जी ने इस प्रकार के निर्णय लिए, उन्होंने कह दिया भाई मुहर्रम का जुलूस तो निकलेगा और दुर्गा विसर्जन नहीं निकल सकता, तो लोगों में गुस्सा आएगा। वो बंगाल जिसकी पहचान दुर्गा पूजा के कारण है, उस बंगाल में यदि आप मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं और दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोकेंगे तो जनता में आक्रोश हो गई। अब ये मुद्दा हमने थोड़ी उठाया, ये मुद्दा जनता को ममता जी ने दिया। लेकिन ममता जी तो रैलियों में बता रही हैं कि हमने दुर्गा पूजा पंडालों को पैसे दिए हैं,
सरस्वती पूजा भी इस बार आपने देखी होगी कि पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चमक दमक के साथ बंगाल में दिखाई दिए। आपने बिल्कुल सही बात कही। पहले ममता जी का बिल्कुल किताब वगैरह ओढ़ के ऐसे दुआ करते हुए और नमाज पढ़ते हुए फोटो बंगाल में लगता था, और वो लगना बंद हो गए। आजकल लोग दुर्गा माता की मूर्ति पे बिंदी लगाते हुए फोटो लगा रही है। तो अब उनको समझ में आया कि शायद मुझसे भूल हो गई, तो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनका जो चरित्र है वो दोहरा, वो जनता के सामने आ गया कि जब लगा कि वोट बैंक मेरा ये है, यहीं पर होना चाहिए मुझे, और उसके बाद फिर जब कुछ वोट उनसे बिखरे, उनके काफ़ी लोग छोड़कर हमारे साथ आए, तो लगा कि मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ, तब उस रास्ते में चलने लग गई हूँ। तो इसे दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये दोहरा चरित्र उनका हर हर तरफ, हर दृष्टि से दिखाई देने लगा। जैसे वो सफ़ेद साड़ी पहनकर बहुत सादगी से रहती हैं, पर उनके भतीजे ने जिस प्रकार माफियाओं को संरक्षण दिया, कोल माफिया हुए, गोल्ड माफिया हुए, सैंड माफिया हुए, अब वो सब उजागर हो रहे हैं। अब उनके परिवार के लोगों के बैंक के खाते लंदन में और थाईलैंड और सिंगापुर में निकल रहे हैं। तो ममता जी का चेहरा, उनका लिबास एक अलग है, उनके परिवार का जो काम है और जो सिंडिकेट राज यहाँ पर चल रहा है, जो टोलाबाजों को संरक्षण दिया जा रहा है, वो एक अलग है। वो सारी चीज जनता के सामने आ गई। तो इसीलिए जो दोहरा चरित्र होता है वो लंबे समय तक नहीं चलता। तो और वो कैलाश ममता जी का जी, उजागर। ये उनके बैंक खाते जो आप जिक्र कर रहे हैं विदेशों में, ये अचानक अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नजदीक आया उसी समय एजेंसीज को दिखाई दिए, या आप लोगों को पता पहले से था और एजेंसीज अब दरवाजे तक पहुंची हैं और इसीलिए ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि आप अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये आपके साथ मिलकर लड़ते हैं चुनाव? देखिए, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि एजेंसी ने पता लगाया, एजेंसी ने, पर ये बात सही है कि उनके ही दल के लोगों ने हमें 6-7-8 महीने पहले जानकारी दी है, उनके आसपास के लोगों ने। तो उन्होंने शायद सीबीआई को भी दी होगी, पर हाँ, 6-7-8 महीने पहले हमें थोड़ी सी जानकारी मिल गई थी उसकी हिंट्स की, ये पैसा किस प्रकार, गाय की तस्करी का पैसा किस प्रकार बाहर जा रहा है, कोयले की तस्करी का पैसा किस प्रकार बाहर जा रहा है, ये थोड़ा सा हमें जानकारी मिल गई, तो उन्होंने शायद सीबीआई को भी दी होगी। कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के महासचिव, बंगाल के बीजेपी प्रभारी। ये विस्तार से बातचीत आप रोहित के साथ उनकी सुन रहे थे। सैयद जफर इस्लाम, जितेंद्र तिवारी जी, आलोक शर्मा जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, चारों हमारे साथ हैं। जफर जी, क्योंकि कैलाश जी ने लंबी चौड़ी बात की, इसलिए इस बार सवाल आपसे सबसे आखिर में। लेकिन जितेंद्र तिवारी जी, चाहे वो बेटी बुआ का मुद्दा हो, चाहे वो तुष्टीकरण का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, जय श्री राम हो, कैलाश विजयवर्गीय साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो ममता बनर्जी और डीएमसी के दिए हुए मुद्दे हैं। क्या आपके पास जमीनी हकीकत का कोई मुद्दा नहीं है तिवारी जी? क्या रोजगार, क्या विकास, क्या बंगाल में तरक्की, ऐसा कोई मुद्दा आपके पास नहीं है और आप बीजेपी के पीछे लग गए हैं कि बीजेपी जो मुद्दा छेड़ेगी, आपके पास कोई विकल्प नहीं है? आपको इतना डर लग रहा है आज बीजेपी से? देखिए, बंगाल में बच्चियों की शादी के लिए 25,000 रुपया दिया जाता है रूपोश्री के माध्यम से। बच्चियां स्कूल में पढ़ाई करें उसके लिए कन्याश्री के माध्यम से पैसा दिया जाता है। बच्चियां स्कूल जाएं उसके लिए उन्हें सबूत साथी के माध्यम से साइकिल दिया जाता है। गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में भोजन दिया जाता है। मुफ्त में राशन व्यवस्था है, यहाँ पर राशन लोगों को मुफ्त में दिया जाता है। कोरोना के समय सारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मुफ्त में दी गई। स्वास्थ्य साथी के माध्यम से मुफ्त में यहाँ पर ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको चुनाव के समय इनसे बेहतर उनके पास क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास, वो ला सकते थे। लेकिन चूंकि हमारे जो जन कल्याण के जो योजनाएं हैं, इससे बेहतर भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ नहीं है, इसीलिए दूसरे मुद्दे वो जानबूझकर चुनाव के समय लाते हैं। लेकिन बंगाल की जनता जानती तिवारी है जी कि जी तिवारी जी, अगर इतने लोक कल्याणकारी कार्य और इतनी सारी योजनाएं आपकी सरकार ममता बनर्जी ने की हैं, तो फिर जब जय श्री राम का नारा लगता है तो अचानक से ममता बनर्जी आपकी नेता को गुस्सा क्यों आ जाता है? वो बीजेपी को क्यों लपकने देती हैं उस मुद्दे को? क्यों आपको ये कहना पड़ता है तिवारी जी कि बंगाल को सिर्फ बंगाल की बेटी चाहिए?
नहीं देखिए, हम ये सही बात है कि जन कल्याण की बहुत सी योजनाएं चलाते हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में हमारी स्वाधीनता है। जब हम देखेंगे कि वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो राम जो हमारे हृदयों में बसते हैं, उस राम को राजनीतिक लाभ के लिए कोई रास्ते पर ला रहा है, कोई चौराहे पर ला रहा है, तो व्यक्ति के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम उसका विरोध करें। क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि आप बीजेपी के ट्रैप में तिवारी जी फंस रहे हैं? बीजेपी चाहती है कि आप हिंदू मुसलमान हो, ममता बनर्जी की मुसलमानों वाली दुपट्टा लपेटे हुई दुआ मांगती हुई तस्वीर, तो क्या आप ट्रैप में फंसते हैं? आपको डर लगने लगता है? आपको डर लगने लगता है? ऐसा नहीं, हम हर चीजों को राजनीतिक रूप से नहीं सोचते। और ये सही बात है कि जब मस्जिद में जाएंगे तो सर पर कपड़ा रखते हैं, वो तस्वीर ये दिखाते हैं, लेकिन मंदिर में जब जाकर माँ की पूजा करते हैं, छठ पूजा में जब छठ की डाली लेकर माथे पर ममता बनर्जी जाती है, वो तस्वीर ये नहीं दिखाते हैं। हर चीज में हम राजनीति नहीं करना चाहते, और भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल जाएगा इस डर से हम अपना संस्कार छोड़ दें, ये ठीक नहीं है। चुनाव जफर जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है तिवारी जी। तिवारी जी एक रिएक्शन आलोक शर्मा जी और प्रोफेसर रागी से भी हम ले लेते हैं। जफर भाई आते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी आप पर सवाल उठाएगी, हिंदू मुसलमान करने का आप पर आरोप लगाएगी, आलोक जी कहेंगे, तो आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। आलोक शर्मा जी, वो बंगाल जहां पर 35 साल तक लेफ्ट ने राज किया, आज उन्हीं लेफ्ट दलों के साथ मिलकर आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, उनका सहारा आपको लेना पड़ रहा है, स्थानीय दलों को आपके साथ अपने साथ मिलाना पड़ रहा है। क्या आलोक शर्मा जी आपको ये लगता है कि बंगाल में ईमानदारी के साथ कांग्रेस पिछड़ गई है और ममता से टक्कर में बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है? देखिए, मुझे लगता है सईद भाई कि 1989 के बाद से पूरे देश में ही कोएलिशन गवर्नमेंट्स हैं। पिछला चुनाव अगर आप देखेंगे आज से 10 साल पहले, तो उस समय पर ममता जी और हमने मिलकर चुनाव लड़ा था और हमारे 42 एमएलए थे और उसी की वजह से ममता जी की सरकार बनी थी। लेकिन उसके बाद ममता जी के जिस तरह के क्रियाकलाप थे, हम उनसे दूर हुए और स्वाभाविक है कि लेफ्ट के साथ हम यूपीए 1 में भी रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ। बीजेपी भी तमाम राज्यों में तमाम दलों के साथ लड़ती है, वहाँ पर केंद्र में भी अगर है तो 48 पार्टियाँ थी बीजेपी के साथ, वो अलग बात है कि शिवसेना अकाली सब छोड़कर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सईद भाई कि आज का जो विषय है, आज का विषय ये है कि केंद्र सरकार जो आज वहाँ पर वोट मांग रही है, 7 वर्ष हो गए आपको। हम पूछना चाहते हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर आपने इतनी शोर मचाए, इतने चर्चे किए, तो कितने रोहिंग्या मुसलमान आपने लाला रामदेव के ट्रक में भरकर भेजे हैं बांग्लादेश? 100 स्मार्ट सिटी में से कितनी स्मार्ट सिटी वेस्ट बंगाल को मिली है? एक एयरपोर्ट का नाम जफर इस्लाम भाई बताकर जाएं, जिसकी नींव मोदी जी ने 7 साल में वेस्ट बंगाल में रखी हो और उस पर हवाई जहाज उड़ने लगा हो। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी कोई जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो और उस पर बच्चे पढ़ने लगे हों, उसका नाम बताएं। एक कोई एम्स बना दिया हो, IIT बना दी हो। मुझे लगता है कि आज जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे न ममता बनर्जी बात करना चाहती हैं, न बीजेपी बात करना चाहती हैं। कोई बुआ की बात कर रहा है, कोई बेटी की बात कर रहा है। जितने तमाम भ्रष्टाचारी लोग थे, जिनकी सीढ़ियाँ देते थे ये लोग, जिनकी सीढ़ियाँ बनाते थे बीजेपी के लोग, कि ये सबसे भ्रष्ट लोग हैं। वो गंगा जल पता नहीं महाकुंभ जहाँ, वहाँ तो हरिद्वार में तो फेल कर दिया इन नकली हिंदुओं ने, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरह से वो गंगा जल में धो के और उनको भ्रष्टाचार से मुक्त करके निरमा के वॉशिंग पाउडर से धो के बैठा देते हैं। हम पूछना चाहते हैं भाई, बेरोजगारी दर हिंदुस्तान की 6.1 है। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, मोदी जी रोजगार की बात करें ना एक बार, मोदी जी किसान की बात करें ना एक बार। बहुत सारे आरोप लगा दिए आलोक शर्मा जी के बाद 200 रुपए बढ़ गए। देखिए जफर भाई जवाब देने दीजिए। जफर भाई एक सेकंड, आलोक जी, नहीं जफर इस्लाम साहब से पूछिए भाई, आलोक जी आपने 18 लाख, अरे आलोक जी कितने सारे आरोप लगा दिए आपने, एक जवाब तो दे लेने दीजिए उनको। उस 18 लाख में से 18 तो दे दो आप लोग। ठीक है आलोक जी, बहुत सारे जफर जी आ रहे हैं आपके पास, लेकिन एक रिएक्शन हम प्रोफेसर रागी से ले लेते हैं। रागी जी, संगीत रागी जी, ये जो बुआ और बेटी आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं जफर भाई, बुआ और बेटी की जो लड़ाई चल रही है, ये जो अचानक से बंगाल में बुआ और बेटियों की लड़ाई सामने आ गई, हम थोड़ा सा ध्यान सर प्रोफेसर रागी आपको बिहार चुनाव की तरफ ले जाना चाहेंगे। बुआ का मतलब सीधे सीधे बीजेपी का भतीजे अभिषेक बनर्जी से है, उनके भ्रष्टाचार से है, सीबीआई के छापे और पूछताछ आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। क्या आपको लगता है प्रोफेसर रागी कि किसी भी विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का नेता अगर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो चुनाव में असर डालता है?
क्योंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव हम देखें तो लालू प्रसाद यादव के जेल में रहते हुए भी तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। सर देखिए अंसारी जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो होता है वो विधानसभा के किसी भी चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन साथ ही ये भी देखना होता है कि कई बार सामाजिक समीकरण जो हैं वो यदि आपके लिए पुष्ट हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे भी गौण हो जाते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि लालू प्रसाद यादव की ही पार्टी को आप ले लीजिए, उन्होंने बिहार में दशकों से ज्यादा शासन किया, और ये बात है कि वहां पर हाईकोर्ट ने भी कहा कि जंगल राज है, लेकिन सामाजिक समीकरण जो है मुसलमान, यादव और अन्य जो सामाजिक समीकरण थे उनके साथ थे। यही कारण था कि लालू यादव को सत्ता से नहीं हटाया जा सका। परफॉर्मेंस उनका उतना अच्छा नहीं था, वो भी मानते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी मानते हैं, लेकिन बिहार में लालू जी का राज, उनका सत्ता बरकरार रहा। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कितना असर करेगा, लेकिन असर नहीं करेगा यह भी नहीं कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर असर ये सब चीजें करती हैं आपके। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि बंगाल का चुनाव बुआ और बेटी से बाहर जाएगा। निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बंगाल के अंदर। आप सोचिए कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री नहीं आ पाया। 10 साल से आप शासन में आ रहे हैं। आपने पश्चिम बंगाल को अच्छा करने के लिए इसी आधार पर आपको वामपंथियों से शासन छीन करके बंगाल की जनता ने आपको दिया था, ताकि एक बेहतर बंगाल खड़ा किया जा सके। जिस बंगाल को कभी इंडस्ट्रियल हब माना जाता था वो बंगाल खड़ा हो सके, लेकिन 10 साल में आपने उस दिशा में कोई सार्थक कोशिश नहीं की। यदि आप एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स यदि आप देखेंगे वहां पर बंगाल का, तो आपको पता लगेगा, आप स्टडी देख लीजिए एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स का, हेल्थ क्वालिटी इंडेक्स का, तो बंगाल जो है वो बहुत पुअर है। जिसको हम बीमारू स्टेट वाली स्थिति डालते हैं, उस स्टेट में आकर के बंगाल खड़ा है। आखिर क्या कारण है कि बंगाल इस दुर्दशा के दौर से गुजरता है? आपने पैंडेमिक टाइम्स में देखा था कि जिस प्रकार से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग माइग्रेट करके महाराष्ट्र, साउदर्न इंडिया में कर्नाटक और तमिलनाडु गए, और जब पैंडेमिक स्थिति आई तो बहुत बड़े स्तर पर पलायन हुआ। ऐसी स्थिति बंगाल में भी देखने भी हुई। एक समय ऐसा था कि लोग इन क्षेत्रों के लोग जो है वो बंगाल जाया करते थे अपनी रोजी कमाने के लिए। आज बंगाल का व्यक्ति रोजी कमाने के लिए महाराष्ट्र और देश के विभिन्न भागों में दर भटक रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में वहां पर रही हैं, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, कहीं ना कहीं उनको ये जिम्मेदारी का अपना बताना पड़ेगा कि ऐसी दुर्दशा क्यों हुई बंगाल के कारण, किन कारणों से ऐसी स्थिति। ठीक है सर, ये एक अच्छा विश्लेषण था। जफर जी, क्षमा आपसे, इस सेगमेंट में आपका रिएक्शन नहीं हो पाया। कैलाश जी क्योंकि हमारे साथ थे, लेकिन जैसे ही लौटेंगे तो सीधे आपके पास बहुत सारे सवाल आलोक शर्मा जी ने आपकी तरफ उछाले हैं, और वहीं तिवारी जी ने भी। बंगाल में बवाल ही बवाल है। टीएमसी के मुकाबले बीजेपी बेहद आक्रामक ढंग से बंगाल में चुनाव लड़ रही है। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, आलोक शर्मा जी और जितेंद्र तिवारी जी ने। जफर जी जो सवाल उठाए उनके जवाब तो आप ज़रूर दीजिए, पिछले सेगमेंट में आपको मौका नहीं मिला, लेकिन हमारा सवाल बड़ा छोटा सा है। ममता बनर्जी के मुकाबले जफर जी आप कहते हैं कि आपकी एक बुआ और हमारी ये ढेर सारी 8 बेटियां और बहुत सारी बेटियां, तो क्या एक भी ऐसा चेहरा है जो ममता के सामने टिक सके, या ममता जितना फायर ब्रांड है, या ममता की जो एक स्ट्रीट फाइटर की छवि है जफर जी, वैसा कोई चेहरा आपके सामने है? या कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बुआ और बेटी का मुद्दा आप उठा रहे हैं बार बार, ये उल्टा पड़ जाए बीजेपी को? देखिए, क्या सीधा पड़ेगा क्या उल्टा पड़ेगा ये तो 2 मई को पता चलेगा, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि आप बता रहे थे फायर ब्रांड जो फाइटर लीडर है वो होया करती थी। मैंने भी सुना था, देखा था, और लोगों को ये तस्लीम भी था कि वो एक फायर ब्रांड लीडर होया करती थी। आज नहीं, आज लूटर है। भतीजा ने आप किस तरह से माल बनाया, खुद तो सादगी से रहते हैं लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन माल बनाने के लिए देश विदेश के, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे
बड़े बड़े भाई बता रहे थे, हर जगह माल बना के रखा है, तस्दीक हो रही है, सब कुछ सामने देश के सामने आ जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कह के प्रवक्ता भी कह रहे थे हमसे, आपके चैनल पे बोल रहे थे अभी कि आलोक भाई क्या हमारे सारे अलाइज छोड़ के गए। भाई हमारे बहुत सारे अलाइज हैं और आगे अलाइज बनेंगे भी, लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपके G23 जो है वो अगर चले गए तो आपके पास अलाइज बनने के लायक भी कोई नहीं रहेगा, ये आपको पता है। आपके असली और आप जो तो बोलते हैं जब CBI खुद और ED आईसीयू में है, तिवारी जी बोल लेने दीजिए, मैंने कुछ इंटरप्ट नहीं किया था सर, एक बार जफर जी को बात अपनी पूरी कर लेने दीजिए। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, बोलिए बोलिए। किसी को इंटरप्ट नहीं किया है, इसलिए आप सुनिए। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद जब आईसीयू में, हमने सुना था कभी कि आईसीयू में कुछ ताकत थोड़ी बहुत होती है, आदमी कितनी ताकत लगा सकता है, कुछ भी नहीं है। अगर आईसीयू में कितनी ताकत होती है, यहाँ पर बात कर रहे G23 ये ताकत वो ताकत, अरे आपकी ताकत खत्म है, खुद आईसीयू में क्या ताकत लगाएंगे, क्या बंगाल में आप कर पाएंगे? लेफ्ट से मिलाइए, लेफ्ट खुद खत्म हो गया है, अगर उसको अरबियन सी में खत्म हो जाके केरला में गिरेगा, खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं बचे ना आप ना लेफ्ट। ममता बनर्जी को वहाँ के लोगों ने इस बार उन्होंने उन लोगों का विश्वास खो दिया है। उन्हें एक सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, लोगों के हित के लिए, वहाँ जनहित में काम करे, जनता के हित में काम करे और साथ प्रदेश के हित में कार्य। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, किसी लोगों के लिए काम नहीं, फिर सिर्फ रोड में फाइट और वायलेंस, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। आज देखिए बंगाल को किस तरह से जाना जाता था, बुद्धिजीवियों की वजह से। सईद भाई मैं उत्तर देना चाहूंगा। लोग उनको आलोक जी एक सेकंड होते पूरा थे। कर लेने दीजिए। लेकिन आज वहां पर क्या है, आज वहां पर देखिए पॉलिटिकल वायलेंस। एक कोई पार्टी अगर जरा सा भी उनके ममता बनर्जी के सामने खड़ा होना चाहती है तो वो पॉलिटिकल वायलेंस के द्वारा उसको कुचल देती है। कांग्रेस को कुचल दिया उन्होंने, लेफ्ट को कुचल दिया। लेकिन जितेंद्र तिवारी जी ये याद रख लीजिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी है, कुचले नहीं जाएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसका जवाब आपको दिखेगा 2 मई में। बहुत आपने पॉलिटिकल वायलेंस किया, जब वहां पर आपकी पुलिस नहीं होगी, कोलकाता पुलिस जो आपके इशारे पे जो काम कर रही है ना, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जिस तरह से उठा रही है, नहीं, अभी तो चुनाव आयोग तिवारी जी एक उस सेकंड, तरह से तिवारी जी वो एक सेकंड सर बोल लेने दीजिए। हाँ, तो अब इसीलिए कह रहे हैं आपके कोलकाता पुलिस ने बहुत कुछ कर लिया, अब जब चुनाव आयोग के हाथ में आएगा ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर फेयर इलेक्शन होगा, जफर जी, आपके आने जाने के तिवारी जी और आलोक जी दोनों आपसे सवाल भी पूछना चाह रहे हैं। हालांकि आलोक जी ने बहुत सारे सवाल उठाए थे, उसमें से एक का भी जवाब आपने नहीं दिया। एक छोटा सा सवाल हम पूछ लें, उसके बाद आप तीनों का मिलाकर जवाब दीजिए। सवाल खोखले धोखले। अच्छा ठीक है। छोटा सा सवाल ये है कि बंगाल में आप पहली बार, आपको ये उम्मीद बन रही है कि हम सरकार बना लेंगे जफर जी, आपने लोकसभा में 18 सीटें भी जीत ली, लेकिन क्या आपको लगता है कि जय श्री राम, माँ दुर्गा, बुआ भतीजा, बुआ बेटियां, ये मुद्दे कहीं नुकसान ना कर दें? क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी गायब है, यहाँ पर विकास से जफर जी गायब है, यहाँ पर बंगाल के लोगों की तरक्की जो है वो गायब है, जमीनी हकीकत गायब है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे गायब हैं। कैसे होगा? अच्छा साथ में एक मिनट आलोक जी एक सवाल पूछ लें, तिवारी जी एक सवाल पूछ लें, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। प्रोफेसर रागी उसके बाद आपके पास आएंगे। मैं इसका पहले जवाब दे दो, फिर उनके सवालों का जवाब दे दूंगा। पहले आपके सवाल का चलिए जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, उसमें आलोक जी के पहले सवाल का भी जवाब दे दूंगा। पूरे देश में अगर विकास हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा, हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने या पहले की जो सरकारें थी उन्होंने काम देश में कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन मैंने हमेशा कहा है साहब, डिकेड से यही जफर जी यही कहा जाता रहा है कि अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है देश में, सब लूटा ही गया है। फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने ओके कहा। सर, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हमसे पूछते थे क्या क्या बनाया 70 साल में, जिस पेस से होना चाहिए था नहीं, और बाद में मिडिलमैन की तरह, अरे सुन लीजिए, मिडिलमैन की आदत हो गई, पैसा लूटने की आदत हो गई, करप्शन करने की आदत हो गई, कुछ बेचने के लिए गद्दारी करने की आदत हो गई। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। और आप बता रहे हैं पिछले 7 सालों में जो देश का विकास हुआ, कितनी सारी यूनिवर्सिटी बनी, कितने सारे आप बताइए भाई, एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है क्या? वहां पर एक सेंट्रल स्कूल तक नहीं बना। कितनी सारी यूनिवर्सिटी बनी है, कितने सारे हॉस्पिटल बने, कितने सारे एम्स बने, कितने सारे आईएम्स बने, कितने सारे आईटी बने। आपके बाद आप क्या बात करते हैं? तब उस दिन भी कहा था हमने 6 करोड़ रुपए में स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। ये पूरी तरह से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी एक दिन में बन जाता है क्या?
एक स्मार्ट सिटी एक दिन में बन जाता है क्या? अरे भाई पहले पार्टी की अपने बात छोड़िए, G23 बेरोजगारी को दर बताइए। 6.1 है G23 हिंदुस्तान का के इतिहास सोचिए। में, अकेले पूरे रह इतिहास में जाइएगा, आज तक की हाईएस्ट है। अकेले रह जाइएगा। महंगाई की हालत आपने देख ही ली है। अभी वो झूठ की मशीन बोल रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जी कि तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है। अरे भाई आप लोग कमाल कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो मोदी जी की किस्मत की वजह से सबसे कम मंदे रेट रहे हैं। 20 बिलियन का बॉन्ड कह रहे हैं साहब वो तो कंपनियों के हाथ में है और कंपनियों का स्वामित्व किसके पास है? कंपनियों की मालिक सरकार है, लेकिन कंपनियों मैं को डाल आपसे दीजिए। पूछ रहा हूँ आलोक जी। अरे भाई आप बताइए ना, आलोक केवल जी, मैं जितने तो आपसे भ्रष्टाचारी हैं सवाल वो कर सारे रहा हूं। आपके यहाँ जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर से साफ तो कैसे होते यहाँ हैं? पर कौन सी वॉशिंग विकास मशीन है कर आपके रहे हैं, पास? यूनिवर्सिटी बना इसका रहे हैं, उत्तर नहीं देंगे। education hub ये बना महंगाई रहे हैं, बेहताशा हमने जो बढ़ रही industries के लिए है, आगे ये और बढ़ना आपके शुरू पास किया इतना है। पैसा है, हमने नए-नए नोटबंदी का policy पैसा लेके दबा हुआ है क्या आप आप लोगों तो के पास? सिर्फ एक ही चीज इतनी का बड़ी बड़ी पेट्रोलियम, सभाएं हो रही हैं, middleman, कई हजार आपका रुपए देके आप मिडिल लोगों को जिससे लेकर आ कट रहे लेने हैं वाली अपनी सरकार। सभाओं में। ममता ये बनर्जी पैसा को कहां आदत से आ रहा है आपसे आप लगी लोगों कट के लेने पास? की? सर और कांग्रेस पार्टी तो कट लेती सारे लेती के थी। सारा तो दिन आपसे हिंदू आदत लगी मुसलमान ममता करो। बनर्जी यहाँ भी कट लेना 84 शुरू कर महीने दिया। इनकी सरकार अरे, को हुए हैं कोई चीज सैयद जो अंसारी आस्था की साहब। चीज है, उसके बारे में 84 में बात से करना 78 चाहिए। महीने लेकिन आप तुष्टिकरण एक्सपोर्ट वाली जो है पॉलिसी को तो वो उठाते हमारा हैं। इंपोर्ट से परिवारवाद के नेगेटिव बाद रहा है। परिवारवाद के 84 में बारे से में 78 महीने खिलाफ हम बात उठाते सारा हैं। दिन ठीक है। डॉक्टर उठाते ऊपर रहेंगे। आलोक टांग जी, बुजुर्गों जफर को जी, उठाना, उठाते आज रहेंगे। जय श्री राम, कल तिवारी जी, बसंत पंचमी, आज जितेंद्र शमशान, तिवारी जी, अब कल दोनों जरा कब्रिस्तान। शांत हो जाइए आप प्लीज। इन्हीं आप मुद्दों दोनों पर प्लीज लेकर शांत हो चलेंगे। जाइए। बिहार बहुत में देखिए जाएंगे दोनों तो ने आपने आरोप 2015 प्रत्यारोप में कर लिए, लड़ा दिया। सबसे भ्रष्ट जितेंद्र होता जी, है। और क्या 2020 आपको में लगता है कि सबसे बुआ अच्छे होगा। भतीजा जय श्री राम चीन घुस के और बैठा हुआ है। माँ लेकिन दुर्गा, हिम्मत नहीं है चीन का नाम भी ले इसमें ले। कहीं आपको नुकसान ना हो जाए और वो एक ध्रुवीकरण ना हो जाए हिंदू मुसलमान वाला? वो जातियों में जैसे प्रोफेसर रागी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार के अलावा स्थानीय तौर पर सामाजिक बहुत सारे मुद्दे होते हैं। एक सेकंड जफर जी, बहुत सारे सामाजिक मुद्दे होते हैं। एक जवाब दे ले दीजिए प्लीज मेरे को 10 सेकंड मेरे बीच में इंटरप्ट बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, तिवारी जी के पास जाएंगे। सबको साथ लेके, हाँ हमारे पॉलिसी सबको साथ लेके चलने वाली है, चाहे कोई समुदाय का हो, कोई आस्था का हो, सब साथ। इसलिए हमारा नारा सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ओके, बंगाल में सबका साथ सबका विकास नहीं दिखता है आपका। तिवारी जी हो गया सर, आते हैं ना, आते हैं ना, जफर भाई आते हैं, जफर भाई आते हैं। पूरे देश को खोखला कर दिया, अभी भी सब कुछ बेचे जा रहे हो आप लोग। अरे आपको खोखला कर दिया, हाँ मैं मानता हूँ कांग्रेस अरे आलोक भाई, एक मिनट तिवारी जी को बोलने दीजिए। मानता हूँ कांग्रेस खोखली हो गई, खत्म हो गया, टंडन गोपाल हो गया। आप तिवारी जी, खाली बर्तन के तरह पर वापस ताला बोले। लगने की कांग्रेस नौबत आ गई। खोखली हो गई, 7 मान लो। साल के अंदर 2.5 लाख कैसे? तिवारी जी बोलिए। ज्वाइनिंग होनी थी। देश तरक्की कर आलोक रहा है। जी, दुनिया जफर तरक्की भाई कर रहा है। प्लीज एक सेकेंड। अभी तक कांग्रेस तिवारी जी, कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल की जनता जो है, बंगाल की जनता जो है वो हिंदू मुसलमान में उलझ के रह जाए। तिवारी जी, कहीं ऐसा ना हो कि बुआ बेटियों और इसमें उलझ के रह जाए और आपको बड़ा नुकसान हो जाए यहाँ पर। देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, जफर जी बहुत शक्तिशाली भी हैं और शक्तिशाली हैं इसलिए अहंकारी भी हैं, लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि बंगाल में चुनाव के लिए आप आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बंगाल में चुनाव के नाम पर आप बंगालियों का, बंगाली अस्मिता का, बंगाल की संस्कृति के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? अन्य भी बहुत से मुद्दे हैं। आप तो बंगाल के किसी का भी सम्मान नहीं कर सकते। बंगाल से जिनको नोबेल मिलता है, आपका मुद्दा तो बता दीजिए तिवारी जी, आपका अपना मुद्दा क्या है? सम्मानित आपका मुद्दा है बंगाल की बेटी। लोग कर रहे हैं वहाँ की संस्कृति को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके आप जफर जी एक राज सेकंड कर रहे हैं। जफर जी एक आप सेकंड वहाँ पर जो है पॉलिटिकल वायलेंस कर रहे हैं। तिवारी जी, नहीं, आपका एक मुद्दा बता दीजिए। हमने तो यहाँ के लोगों का तिवारी जी, तिवारी जी, क्या आप सिर्फ खिलाफ किया ममता आपने। बनर्जी को बंगाल की बेटी मानते हैं? बंगाल की और जो जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, लेफ्ट में हो, टीएमसी में हो, वो बंगाल की बेटी नहीं है? सिर्फ ममता बनर्जी बंगाल की बेटी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बंगाल की बेटी का मतलब है वो एक परिचायक है, वो एक परिचायक है। बंगाल की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी माँ बहनें हैं, उन शक्तियों की शक्ति पुंज है ममता बनर्जी, और शक्ति पुंज के रूप में, महिलाओं की शक्ति पुंज के रूप में ही ममता बनर्जी को देखा जाता है। ये तो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन बंगाल जब एक महिला को मुख्यमंत्री फिर से चाहता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, महिला विरोधी इनकी मानसिकता प्रकट हो जाती है। यही हम बार बार देखते हैं। आपने अगर लोगों के साथ बदसलूकी की, आपने प्रदेश की जनता के साथ जो आपने जो कहीं ना कहीं विश्वासवाद जो आपने किया, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस था उसको खो गए।
तो इसमें अच्छा, अगर हम आपका- उनको बात को उठा रहे हैं तो आपका आपको क्या पेट में मुख्यमंत्री दर्द हो रहा है? प्रदेश के साथ तो आपने क्या किया? तो आपने आपने वहां के जो संस्कृति की बात की, आपको क्या पूरे संस्कृति बंगाल के में साथ बंगाल के खिलवाड़ किया? मजदूरों को आप आपने लोग क्या फ्री किया? वहां ट्रेन के नहीं लोग दे पाए। अच्छे कांग्रेस ने अच्छी सोच के लोग हैं 15,000 बंगाल ट्रेनें में। आपके लिए आपने खड़ी क्या की किया? थी। वायलेंस आज लेकर तक आए। मुख्यमंत्री का आप कह रहे चेहरा नहीं दे पाए हैं बंगाल में। आप वहां पर लुटेरे बन आपके गए। मुख्यमंत्री का आपने चेहरा वहां कौन पर है? अब दुनिया सर, के अलग आपके अलग मुख्यमंत्री का अकाउंट चेहरा खोल कौन दिया, है? दुनिया के अलग अलग आपके जगह पे अकाउंट मुख्यमंत्री खोल का के चेहरा कौन है? वहां से पैसा आपके ट्रांसफर कर रहे मुख्यमंत्री का हैं। अरे चेहरा कम कौन से है? कम तो सोचा आपको होता, बंगाल- प्रदेश के जनता आपके के साथ मुख्यमंत्री का आप चेहरा खिलवाड़ कौन कर है? रहे हैं, उनकी आपके सोच के साथ मुख्यमंत्री का खिलवाड़ कर चेहरा रहे कौन है? हैं। यहाँ के जनता आपके के मुख्यमंत्री साथ का चेहरा आप कोल कौन है? माफिया, आप साइड आपके माफिया, मुख्यमंत्री- हर तरह का माफिया आप- आपके आप साथ है। देखिए- और उसके साथ देखिए स्टेट ये- प्रोफेसर संगीत रागी। ऐसी बातें देखिए। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब थोड़ा सा ये समझाइए आप चाहते कि हैं जिस तरह से कि वहाँ की बंगाल जनता में त्राई बुआ त्राई करती और रहे। बेटी जनता वहाँ की लगातार त्राई ये त्राई मुद्दा आ कर रही गया। है। हमें इससे पहले जनता श्री का राम आ रहा विश्वास था, प्राप्त माँ है। दुर्गा आ रही हम थी, हिंदू सम्मान करते हैं मुसलमान आ बंगाल रहा की था, यही सब चल रहा था। संस्कृति को। और तो ये बताइए कि हम जब भी भी कोई उस तरह की विधानसभा संस्कृति चुनाव को- होता है, जफर भाई एक सेकंड प्लीज। प्रोफेसर साहब, ये हमें बताइए कि जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है और अगर उसमें स्थानीय मुद्दे या उसमें जमीनी मुद्दे सामने न आकर इस तरह की बातें सामने आती हैं, भले ही बुआ का मतलब भतीजे से जोड़ के भ्रष्टाचार तक आप ले जाएं, पिछली बार आपने बहुत अच्छा समझाया, तेजस्वी यादव का आपने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था। तो क्या आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दे, जमीनी मुद्दे जो हैं यहाँ पर गौड़ हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान बुआ बेटियां ज्यादा हावी हो रही हैं और इसका नुकसान सिर्फ बंगाल को होगा, फायदा किसी भी राजनीतिक दल को हो? सर देखिए, जो हिंदू मुसलमान की जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि वो स्थानीय विमर्श से में भी कोई कम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बंगाल का जो कह सकते हैं कि रिलीजियस डेमोग्राफी है, वो बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों के कारण बहुत बदला है और सीमावर्ती क्षेत्र के जो हिंदू हैं वो भाग करके शहरों को औने पौने दाम पर अपनी जमीनों को बेच करके आए हैं। यह मेरी नहीं है, ये टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट है जो बंगाल के संदर्भ में आज से नहीं 20-22 साल पहले आई थी और बड़े लंबे चौड़े आई थी। 2 बार बैक टू बैक उन्होंने एक अंग्रेजी के अखबार में वो आर्टिकल लिखा था, उसके बाद उस पर बड़े बवाल भी मचे थे उन दिनों। तो इस स्थिति को बंगाल का हिंदू भी समझता है कि बांग्लादेशियों के आने के कारण हमारी उनकी जो जनसंख्या है मुसलमानों की वो वहां पर बढ़ी है और बढ़ने के कारण जो है उनके राजनीतिक वजूद भी बढ़े हैं। तो स्वाभाविक है कि रिलीजियस डेमोग्राफी जो भारत के विभाजन का भी एक कारण रागी, ये वो बात मुद्दे ममता जो बनर्जी हैं वो को इन सब समझ में नहीं चुनाव- आती कि उन्हें वहाँ जो बहुसंख्यक है, जो हिंदू है, उसका वोट नहीं मिलेगा, उन्हें नुकसान हो सकता है। अंसारी जी, ये बात बहुत साफ है कि यदि आप वोटिंग पैटर्न यदि आप देखेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुसलमानों का वोट जो होता है वो एक पार्टी विशेष को हराने के लिए एक मुश्त कहीं न कहीं जाता है जी। दूसरी तरफ हिंदुओं का जो वोट होता है वो कई आधार पर वो विभाजित होते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी तो यही पॉलिटिक्स किया था। उनको लगता था कि 80% हिंदू जो है वो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ये बटा हुआ है। हमें 20% यदि मुसलमानों का हम राजनीति कर लेते हैं तो हमारे लिए राजनीतिक नैया पार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने उसका काउंटर पर्सपेक्टिव यही किया कि अच्छा ठीक है, हम 80% को अपने साथ खड़ा करके उनको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको इग्नोर कर रहा है। ये पासा समीकरण जैसे ही पलटा, कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीति से हाशिए पर। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बंगाल में चुनाव चरम पर है, प्रचार जबरदस्त चल रहा है, बीजेपी आक्रामक है। ममता अपनी कुर्सी बचाने के लिए और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। कांग्रेस लेफ्ट एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।